हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके सामने हिस्ट्री ऑफ मैक के बारे में बात करने के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैक स्पीड को जानने से पहले हमें साउंड वेव के बारे में डिस्कस करना होगा। दोस्तों, सर्वप्रथम अरस्तु ने ध्वनि के बारे में अपने विचार को अपनी पुस्तक दे एनिमा में व्यक्त किया। अरस्तु ने ध्वनि को किसी माध्यम में तरंगों का कंपन कहा। अरस्तु ने समझाया कि ध्वनि किसी वस्तु के तेज वाइब्रेशन करने और इसे वायु के माध्यम से फैलाने का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार ध्वनि तरंगे वायु के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढकेलती हैं, जिससे सुनने की क्षमता उत्पन्न होती है। हालांकि अरस्तु का यह विचार प्रारंभिक था और वह ध्वनि की तरंग प्रकृति को पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं कर पाए। गैलीलियो ने ध्वनि को मैकेनिकल वेव के रूप में वैज्ञानिक रूप से व्याख्यायित किया। गैलीलियो ने पाया कि ध्वनि कंपन और माध्यम के कणों के दोलन के कारण उत्पन्न होती है। गैलीलियो ने ध्वनि की तरंगों को अनुक्रमिक दाब परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने वाद्य यंत्रों के तारों के कंपन का अध्ययन किया और देखा कि कंपन की फ्रीक्वेंसी और पिच का गहरा संबंध होता है। हाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू लो पिच। गैलीलियो ने स्पष्ट किया कि ध्वनि तरंगे माध्यम में ऊर्जा के स्थानांतरण के कारण चलती है, न कि माध्यम के कण अस्थायी रूप से गति करते हैं। दोस्तों, गैलीलियो के बाद गैसेंडी 1635 ईस्वी में ध्वनि की गति को मापने के लिए तोप की गोलों का उपयोग किया। गैसेंडी ने तोप के विस्फोट से उत्पन्न ध्वनि और प्रकाश, जिसे मज फ्लैश कहते हैं, के बीच का समय अंतराल मापा। ध्वनि और प्रकाश के बीच की गति में बड़े अंतर को नोट करते हुए उन्होंने ध्वनि की गति का अनुमान लगाया। हालांकि उनकी विधि सटीक नहीं थी, क्योंकि गैसेंडी वायुमंडल की स्थिति और मापन उपकरण की कमियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर। वैज्ञानिक मर्सन 1640 ईस्वी में दो बिंदुओं के बीच के ध्वनि यात्रा के समय को मापा। मर्सन ने चर्च की घंटियों की आवाज और इनकी प्रतिध्वनि यानी इको का उपयोग किया। उन्होंने पाया कि ध्वनि की गति हवा में लगभग 450 मीटर पर सेकंड है। यह आधुनिक मापन के करीब था, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थी। दोस्तों, ध्वनि की गति का सटीक मापन में सबसे पहला नाम आता है इसॉक न्यूटन का। न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में ध्वनि की गति का एक सिद्धांत दिया। न्यूटन ने इसे वायु में तरंगों की मैकेनिकल मोशन के रूप में परिभाषित किया, जो कि v = √p/ρ सूत्र दिया। दोस्तों, इस सूत्र में v स्पीड ऑफ साउंड, p = एयर प्रेशर और ρ एयर डेंसिटी है। न्यूटन ने वायु की तापीय विशेषताओं को ध्यान में नहीं रखा, जिससे उनका अनुमान वास्तविक गति से कम लगभग 280 मीटर पर सेकंड था। सन 1816 ईस्वी में न्यूटन के सिद्धांत को संशोधित करते हुए पियर साइमन लैपलास ने समझाया कि ध्वनि की गति पर तापीय प्रभाव यानी एडियाबैटिक प्रोसेस का प्रभाव भी पड़ता है। लैपलास ने न्यूटन के समीकरण में एडियाबैटिक कांस्टेंट को जोड़ा। इस सुधार के बाद ध्वनि की गति का सटीक मूल्य प्राप्त किया, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर समुद्र तल पर 343 मीटर पर सेकंड आया। दोस्तों, अर्नेस्ट मैक ने तरंग गतिकी, जिसे वेव डायनामिक्स, और सुपरसोनिक गति, जिसे हम सुपरसोनिक स्पीड कहते हैं, के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके अनुसंधान के आधार पर 20वीं सदी के शुरुआती वैज्ञानिकों ने उनकी स्मृति में मैक संख्या का नामकरण किया। दोस्तों, मैक नंबर का उपयोग तब होता है जब किसी वस्तु के गति की तुलना ध्वनि की गति से करनी होती है, जिसे हम इस परिभाषा से समझ सकते हैं। 1 मैक स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है और 2 मैक साउंड की स्पीड के दुगनी होती है। अर्नेस्ट मैक ने तरंगों के व्यवहार और ध्वनि के गति के पास चलने वाली वस्तुओं के प्रभावों का अध्ययन किया और अर्नेस्ट मैक ने सुपरसोनिक गति से बनने वाली शॉक वेव की खोज की। दोस्तों, 20वीं सदी में जब विमान और रॉकेट ध्वनि की गति से तेज चलने लगे, तो मैक संख्या को गति मापने के लिए मानक इकाई के रूप में अपनाया गया। 1947 में अमेरिकी पायलट चक एजर ने बेल X-1 विमान को पहली बार मैक 1 के स्पीड से अधिक में उड़ाया। अंतरिक्ष यानों और रॉकेटों ने सुपरसोनिक से आगे बढ़कर हाइपरसोनिक गति, जो कि मैक 5 या उससे अधिक होती है, को प्राप्त किया। दोस्तों, ऐसे ही एरोनॉटिक्स की वीडियो जारी रखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।